हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसबी एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो देखो 17 फरवरी को आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है। तो मैं आपके लिए इस वीडियो में 100 क्वेश्चन लाया हूं हिंदी का। तो जिस प्रकार आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी प्रकार मैं आपके लिए इस वीडियो में 100 प्रश्न लेके आया हूं। बस आप एग्जाम तक मेरे वीडियो को फॉलो करते रहो, सारे क्वेश्चन आपको मेरे ही वीडियो से देखने को मिलेंगे। बस आप, मैं जितना पढ़ाता हूं बस आप उसे ही याद करते जाओ। अगर अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। बस आप नीचे कमेंट कर देना कि मुझे पीडीएफ चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा। आपको बताना है कि अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा। तो अंतर्मुखी का हो जाएगा बहिर्मुखी। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द है, यानी कि जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे क्या कहते हैं। तो उसे आस्तिक कहते हैं, और जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसे नास्तिक कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है। नहीं, देखते हैं। उगल दो यानी कि गुप्त बात प्रकट कर देना, उगल देना। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है। आपको बताना है आकाश शब्द का पर्यायवाची। तो आकाश का पर्यायवाची गगन हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, आगामी शब्द का विलोम। आगामी का विलोम क्या हो जाएगा, विगत हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द है। बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है, अपलक है, मतलब पलक नहीं गिराना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आपको बताना है चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है, मतलब अपनी बुराई नहीं दिखती है, यानी कि जिसको अपनी बुराई नहीं दिखती है तो उसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, त्रिपाद कौन समास है। देखिए त्रिपाद ये द्विगु समास हो जाएगा, जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो। तो यहाँ पे त्रिपाद, त्रि माने 3, इसका प्रथम पद क्या है, संख्या वाला है, तो हो जाएगा द्विगु समास। अब देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, लोगों ने चोरों को मारा। क्या है कि लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है। देखिए लोगों ने चोर को मारा, तो यहाँ पे को विभक्ति है तो कर्म कारक हो जाएगा। आप बोलेंगे कि यहाँ पे ने भी विभक्ति है, लेकिन आपको अगर कारक पहचानना है तो अंत वाला विभक्ति को दिखना है, तो अंत में को है तो कर्ता ने कर्म को हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पयोधर, तो पय प्लस में धर, पयोधर। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, चौ का उच्चारण स्थान क्या है। तो जो यानी कि चौ वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं उसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन कितने, 4 गो होते हैं, यो रो लो बो। कौन हो जाएगा, लो हो जाएगा, याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, एक मात्रिक स्वर निम्न में कौन है। एक मात्रिक स्वर जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, हर्ष स्वर हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। हर्ष स्वर 4 गो होते हैं, कौन कौन, ओ, हर्षी, हर्षु और री होते हैं हर्ष स्वर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है। तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि को स्वर कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यदि जोड़ अपि हो जाएगा, क्या अद्यपि हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। आपको शुद्ध शब्दों की पहचान करना है, तो हो जाएगा दीदीची। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है। आपको बताना है कि इकहरा उदाहरण चिन्ह का यानी कि वो चिन्ह कैसा होता है। तो ये है
इकरा उदाहरण चिन्ह हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, तरह क्या है? आपको बताना पड़ता है ना, अक्ष तरो ज्ञो, तो तरो क्या है? तो तरो को संयुक्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बनता है, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु भाव या जीव के नाम का बोध होता? तो जिससे वस्तु भाव या जीव के नाम का बोध होता हो उसे संज्ञा कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, मंगमा का किसके साथ विवाद हुआ था? तो मंगमा का जो है किसके साथ विवाद हुआ था? तो नजमा के साथ विवाद हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, सात कौड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? सात कौड़ी होता है जिन्होंने ढहते विश्वास के लेखक है, ये सात कौड़ी होता है। ये आपको बताना है कि ये किस भाषा के प्रमुख कथाकार थे? उड़िया भाषा के थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? ढहते विश्वास कहानी में दिखाया गया है कि तूफान में जो है घर टूट गया था। किसका? तो लक्ष्मी का घर टूट गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, तो लक्ष्मण था। यह भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? यानी कि सीता को महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? आपको बताना है कि बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? पुष्पा थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? आपको बताना है कि नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? 48 नंबर का कमरा। राइट आंसर हो जाएगा सी, जहां पे मंगू जो है भर्ती हुई थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, पहले दिन पपाती को क्या था? तो पहले दिन पपाती को जो है बुखार था। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, मां शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? तो मां शीर्षक कहानी में मां जी ने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए जो है पत्र लिखवाया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? आपको बताना है कि खून की सगाई ये किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ईश्वर पटलेकर की जो ये प्रसिद्ध कहानी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो महाराज ययाति केसरी ने बनवाया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय जो है लास्ट में लगता है, तो गाय प्लस में अक, गायक। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है तालु शब्द का विशेषण क्या है? तो तालु का विशेषण तलव्य हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 33, संधि में किनका योग होता है? तो संधि में दो वर्णों का मेल होता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का पहले वर्ण का मेल होता है संधि में। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो उसे कौन समास कहते हैं? जिनमें पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, रोगग्रस्त कौन समास है? रोगग्रस्त मतलब रोग से ग्रस्त है ना, तो ये इसमें तत्पुरुष समास। राइट आंसर सी हो जाएगा। जिसमें कारक की विभक्ति चिन्ह लगती है उसमें तत्पुरुष समास होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, वह बाजार की ओर आया होगा, वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये जो है क्रिया पदबंध का उदाहरण है। अगर आपको पदबंध पहचानना है तो आपको सिर्फ लास्ट में देखना है कि आया होगा, आना क्या है? क्रिया है, तो हो जाएगा क्रिया पदबंध। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसके अधीन होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है? दो वाक्य होता है।
यानी कि जो लास्ट वाला वाक्य होता है वो जो है पिछले वाले वाक्य से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? कछुए ने खरगोश को हरा दिया, ये सिंपल वाक्य है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा भी ये सरल वाक्य है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन है। तो शुद्ध वाक्य कौन है? मकड़ी जाला बुन रही है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है, मकड़ी जाला बुन रही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, गणेश शब्द का पर्यायवाची। तो देखिए गणेश भगवान को कहते हैं एक दंत दयावंत, राइट आंसर हो जाएगा डी, गणेश भगवान का हो जाएगा पर्यायवाची एक दंत, और जो है गणेश जी को लंबोदर भी कहते हैं, आपको पता होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, आज्ञा शब्द कौन लिंग है? आपको बताना है आज्ञा शब्द ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग या उभयलिंग कौन सा लिंग होता है? तो आज्ञा शब्द ये स्त्रीलिंग होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है बाष्प क्या है? बाष्प क्या है? तो बाष्प ये तत्सम है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आपको बताना है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? श्रीमती हो जाएगा, राइट आंसर बी। श्रीमान ये पुरुष के लिए होता है और श्रीमती जो है स्त्री के लिए होता है। अगला सवाल है लड़का का बहुवचन क्या होगा? तो लड़का तो हो जाएगा क्या? लड़के, लड़का मतलब एक हो, लड़के मतलब बहुत, तो लड़के का बहुवचन हो जाएगा लड़के। अगला सवाल है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध दिखता है उसे कारक कहते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, मैं पर किस कारक की विभक्ति है? तो देखिए अधिकरण मैं पर, राइट आंसर ए हो जाएगा। ये जो है अधिकरण कारक कर्ता की है, ने कर्ता ने कर्म को हो जाएगा, और संबंध काके की, ये सभी होती है इसके विभक्ति। अगला सवाल है हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? देखिए हिमालय से गंगा निकलती है, सिर्फ आपको ध्यान देना यहाँ पे विभक्ति पर से है। से किसकी विभक्ति होती है? तो अपादान कारक की विभक्ति होती है। कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान संप्रदान के लिए को अपादान से, तो से जो है ये करण की भी विभक्ति होती है और अपादान की भी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे अपादान कारक इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे अपादान वहां पे लगता है जहां पे दो चीज अलग हो रहा हो। तो यहाँ पे गंगा जो है हिमालय से अलग हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपादान कारक। और करण कारक वहां पे लगता है जहां पे हथियार वाली बात आती है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं जो है चाकू से फल काटता हूं, तो यहाँ पे हथियार वाली बात हो रही है, चाकू से फल काटता हूं, तो ये हो जाएगा करण कारक। आपको ये सभी ध्यान में रखना है, बस आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं, मूल सर्वनाम 11। अगर आपको हिंदी में सर्वनाम के प्रकार पूछे तो 6 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया किस सर्वनाम का उदाहरण है? मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया, ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्योंकि मेरा का संबंध जो से है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण ना कहते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो यहाँ पे संख्या का बोध आ रहा है कि हाथी कितना है, 50 है। संख्या का जहां बोध होए उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, जो काम खुद से ना किया जाए दूसरे से करवाया जाए तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। मोहन खुद से किताब ना लिखकर मुझसे किताब लिखवाता है, तो यानी कि जो काम खुद से ना कर दूसरे से करवाया जाए वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53, सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? ये भविष्यत काल का उदाहरण है, उसके भविष्य के बारे में चर्चा किया जा रहा है ना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक के रूप में कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द होते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं होता है, वो जो है किसी विशेष अर्थ को देता है, तो उसे कहते हैं योगरूढ़ शब्द। जैसे मैं कहता हूं लंबोदर, तो लंबोदर का मतलब क्या होता है? गणेश भगवान। मैं कहता हूं बिना पानी, तो यहां बिना पानी का अर्थ क्या होता है? माता सरस्वती के बारे में बोला जा रहा है,
तो जो किसी विशेष अर्थ को देता है उसे कहते हैं योगरूढ़ शब्द। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर है अजान शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग यानी कि जो पहले लगता है, तो अ जोड़ जान अजान, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अ जोड़ जान अजान हो जाएगा उपसर्ग। अगला सवाल है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ। ये अब जो है आपका बुक का आ गया है, आपको बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ। दलित परिवार में हुआ, राइट आंसर डी हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर क्या लिखे हैं, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है ये। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57 मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58 भारत किसकी भूमि है। तो भारत जो है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59 वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60 प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है। प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है, तो प्राचीन मानव, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61 गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। तो गुरु नानक जी जो है ये सिख धर्म का प्रवर्तन किया, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62 कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया। तो कवि घनानंद जी का वध जो है नादिर शाह के सैनिकों ने किया, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 63 संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि थे। तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, रसखान जी थे, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 64 मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है। तो मेरे बिना तुम प्रभु ये जो है धर्मवीर भारती के द्वारा जो है भाषांतरित किया गया। अगर पूछे कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि कौन है, तो इनके कवि का नाम है रेनर मारिया रिल्के हैं, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 65 तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहला पुस्तिका के रूप में किया। तो बीरेन डंगवाल ने किया, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 66 कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था। कवित्री अनामिका ने क्या लिखा है, तो अक्षर ज्ञान लिखा है। आपको बताना है कि इनके पिताजी का क्या नाम था, तो श्याम नंदन किशोर था, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 67 पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है। तो अक्षर ज्ञान कविता की पंक्ति है। अगला सवाल है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो गुरु के ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, राइट आंसर ए हो जाए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 69 घनानंद किस धारा के कवि है। तो घनानंद जी ये ऋतु मुक्त धारा के कवि है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 70 कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का जन्म 1855 में हुआ था, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 71 गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा जी की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 72 मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, यह किसने कहा। तो यह जो है महात्मा गांधी जी ने कहा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 73 श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो 20 के दांत शीर्षक पाठ ये 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75 बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो जो है लेखक के बड़े लड़के का नाम था किशोर, और जो है किशोर जो है बहादुर से बहुत ही काम करवाता था, जिसके कारण बहादुर जो है घर छोड़कर यानी कि लेखक का घर छोड़कर भाग गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कौन थे, रामविलास शर्मा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 77 मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया। तो मैक्स बुलर ने किया, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 78 हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ। हजारी
प्रसाद द्विवेदी, जिसने नाखून क्यों बढ़ते हैं लिखा, इनका जन्म 1907 में हुआ। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 79, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस प्रवृत्ति का परिणाम है? तो नाखूनों का बढ़ना यह मनुष्य की पाशविक प्रवृत्ति का परिणाम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 80, धारा नगरी का कौन शासक अपने विदानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो धारा नगरी का जो है परमार शासक भोज अपने विदानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 81, गुरु नानक की किन रचनाओं का संग्रह किसने किया? क्या है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया। और आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन देव जो है ये सिख के कितने गुरु थे? तो जो ये सिख के 5वें गुरु थे। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 82, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि निंदु वारिये या किस कवि का कथन है? तो देखिए यह जो कहा था रसखान जी के लिए कहा था। किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। यहां पे ये जो है ना ऑप्शन गलत है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये रसखान के लिए कहा था। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किने कहा? तो प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन राधा कृष्ण को कहा। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 84, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो स्वदेशी शीर्षक कविता प्रेम घन सर्वस्व से संकलित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 85, युगपत किस कवि की रचना है? तो युगपत ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 86, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में मिला? तो जो है जीर्ण जनपद काव्य में मिला। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 87, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो मीर मुंशी जो है घनानंद का वध किए। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 88, 30 कोटि संतान नग्न तन यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह जो है जनतंत्र का जन्म कविता से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत माता के 30 करोड़ संतान जो है नंगे बदन घूमते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? कौन सा कविता? तो जनतंत्र का जन्म, ये भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 90, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो एक बूंद सहसा उछली ये अज्ञा जी की रचना है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा? तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव अल्पज्ञ पिता को कहा। राइट आंसर ए हो जाएगा। जब हजारी प्रसाद द्विवेदी से उनकी छोटी लड़की ने पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते, तभी उन्होंने कहा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 92, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया शब्द यानी कि अंकित है? किसने? तो बादशाह अकबर ने। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 93, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम था देव। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 94, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो किसका है? जैनों का है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 95, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो बहादुर शीर्षक पाठ में नेपाली गबई गोरखे की कहानी है, जो कि बहादुर जो है नेपाल का रहने वाला था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 96, बहादुर से मार खाकर बैस भागी भागी किसके पास चली गई? तो बहादुर से मार खाकर भैंस जो है भागी भागी बहादुर की मां के पास चली गई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 97, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? रामविलास शर्मा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 98, दक्षिण भारत के मंगल नागस्वरम की
की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? तो प्रभावती का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 99, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? या जो बिस्मिल्लाह खां ने कहा था कि मरते दम तक न मेरी ये शहनाई छूटेगी ना ही जो है हम काशी छोड़ेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 100, नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? तो नसीहत शब्द का अर्थ होता है शिक्षा। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये थे 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हिंदी परीक्षा के लिए, जो कि आपके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो विश्वास मानिए कि आपका इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।